जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट, पैट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य हिंदी का। यह हमारा 16वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सी टेट, यूपी टेट, पैट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉप क्वेश्चन छाट के इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट, पैट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें से आप 20 भी सही कर पाए हिंदी के प्रश्न, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22? तो हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और 18 जो हैं वो बोलियां हैं, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान प्रश्न से स्टार्ट किया है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? तो भरपेट में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद अवयव होता है वही प्रधान होता है, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। भरपेट का जब हम समास विग्रह करेंगे ना, तो बनेगा भरपेट। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और या फिर या का लोप होता है, जैसे सीताराम, पाप पुण्य, रात दिन, तो इसमें जो है वो द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसके कुल 6 भेद होते हैं, जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, धनहीन, धन से हीन, राजपुत्र, राजा का पुत्र। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि अन्य अर्थ जो है वो प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, यानी लंबा हो उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है अव्ययी भाव समास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एक जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या नीड़ का निर्माण फिर? तो इनमें से आवारा मसीहा जो है वो एक जीवनी है। यह विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जबकि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा एक रचित निबंध है और नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अच्छा, आत्मकथा और जीवनी में थोड़ा सा अंतर है। आत्मकथा वह है जो खुद पर लिखी जाए और जीवनी वह है जो दूसरों पर लिखी जाए। उसके लेखक कोई और है और जीवनी किसी और पर है, और आत्मकथा वह खुद लिखे तो वह आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना? उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरू में यानी आदि में लगाए जाते हैं, तो इनमें से ओढ़ना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, जबकि अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है और प्रभाव में प्र उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल पुत्र प्राण किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि, सार, तत्व या जीवन? तो जल पुत्र और प्राण जिस शब्द के अनेकार्थी हैं वह है जीवन, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध शब्द छाटिए, यानी अभ्यस्त जो है वो किस तरह लिखा जाएगा? तो वह शब्द जो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है वह है अभ्यस्त, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर या सुर? तो इनमें से निर्जर जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द है, त्रिदश भी देवता का पर्यायवाची शब्द है और सुर भी देवता का पर्यायवाची शब्द है। बट जो किंकर है वो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह सेवक का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन? तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। मैथिली शरण का जो उपनाम था वो था रसी केंद्र। क्या था? रसी केंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की, किशोरी दास वाजपेयी की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की?
तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित एक उपन्यास है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो रचना है वो है वर्ण रत्नाकर। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो अपनी कहानी उसने कहा था के लिए प्रसिद्ध हैं। और किशोरी दास वाजपेयी जी जो हैं वो हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था? रत्नावली के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, बिहारी के द्वारा या रामानंद के द्वारा? तो रत्नावली दोहा संग्रह की जो रचना की थी वो की थी रत्नावली द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। कवितावली, गीतावली और वीणा पत्रिका की जो रचना की थी वो की थी तुलसीदास ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिंग बताइए मनगढ़ंत, यानी इसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसे उभयलिंग कर लो, उभयलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। मनगढ़ंत जो है वो एक विशेषण शब्द है जो जिस विशेष्य के साथ प्रयुक्त होता है यानी लगता है वही लिंग धारण कर लेता है। अतः यह क्या है? यह उभयलिंग शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा ही हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्य के लिए एक शब्द है। निर्मम, निर्दय, निर्भय या निहृदय? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्य के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है निर्मम, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है निर्दय, और जो डरे नहीं उसके लिए एक शब्द होता है निर्भय, यानी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तय, दय, भय या मैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, यानी कै का वर्ग अगर मैं आपको बताऊं कि कै खे गै घै ण, फिर चे छे जय जय है, फिर तै थे दे धै न, फिर पै फै बै बह मैं, और बीच में आएगा टे ठे डै ढै न। ठीक है, वो यहाँ आएगा टे ठे, बिल्कुल सही जो क्रम है वर्णमाला का वो इधर ही आएगा, चे के बाद टे आएगा, टे ठे डै ढै न। तो ये सभी जो हैं वे वर्ग कहलाएंगे कि इनका पूरा वर्ग ये वर्ग कहलाता है। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और साथ में ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण ध्वनिय है। तो तय वर्ग का तय तो पहला ही व्यंजन है, तय थे दय यानी तीसरा व्यंजन है ये, पै फै बै भय यानी चौथा है ये, और मैं पै फै बै बह मैं यानी ये पांचवा है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बचा क्या है? भय। भय जो है वो चौथा है। ठीक है, और मैंने क्या कहा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण है, और साथ में ऊष्म व्यंजन भी। कौन से? ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? पै, घै, बै या गै? तो इसका भी बता देता हूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी दूसरा और पहला वर्ण जो है वो आघोष है या अघोष है, और साथ में ऊष्म व्यंजन भी, सभी ऊष्म व्यंजन वे भी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो कै खे गै घै यानी ये तो चौथा है तो ये तो कट गया, पै फै बै भै यानी ये तीसरा है ये भी कट गया, और कै खे गै ये भी तीसरा है ये भी कट गया। तो बचा क्या है? पै ही पहला वर्ग है, पहला वर्ग का पहला व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? उ, ए, ई या बड़ी ई? तो देखो कंठ्य ध्वनियां मैं आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी अच्छे से समझा चुका हूं। ए, आ, कै, याद रखना है। ए, आ और कै वर्ग, कै का पूरा वर्ग, भाई कै का वर्ग अभी मैंने बताया ना, कै खे गै घै अण, ये सभी के सभी क्या हैं? ये कंठ्य ध्वनियां हैं। तो कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? ए, आ, कै जो है वो कंठ्य ध्वनियां है। उ पै जो होता है वो होता है ओष्ठ। क्या होता है? उ छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै का पूरा वर्ग ये ओष्ठ होता है। ई, च, ये, श ये दोनों ही तालु यानी तालव्य ध्वनियां हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर? तो वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी उनका खंड नहीं किया जा सकता, वही शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो देखो दूध वाला, तो दूध वाले का अगर हम खंड करें तो दूध अलग हो जाएगा और वाला अलग हो जाएगा, तो यानी इसका तो खंड हो सकता है। घुड़सवार यानी घुड़ सवार, ये भी खंड हो सकता है। लंबोदर, लंबा उदर, ये भी खंड हो सकता है, बट नाक का खंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है तीसरा, यही रूढ़ शब्द है जिसके
अलग अलग, जो शब्द अलग अलग ना हो पाए या फिर अलग अलग तो हो जाए बट उसका अर्थ ना बने। तो नाक जो है वो ऐसा शब्द है, ना अलग कर दो और क्या अलग कर दूं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर या रति प्लस आकार। तो रत्नाकर का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा रत्न प्लस आकर, और यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिमान में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विंद या द्विगु। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिमान में प्रति जो शब्द है वो अव्ययी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? आ, पै, पर या परी। तो उपसर्ग मैंने आपको बता दिया कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि यानी शुरुआत में यानी प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो परिक्रमा में जो उपसर्ग है वो है परी, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भिलाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मैंने बताया कि उपसर्ग जो लगते हैं वो शब्द के आदि यानी प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में यानी अंत में लगते हैं, सबसे आखिरी में लगते हैं। तो भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई, लाई या भय। तो भलाई शब्द में जो प्रत्यय है वो है आई, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग या आसरा। तो इनमें से जो शब्द तत्सम है वो है आलस्य, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी के मूल रूप में यानी ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं। आम का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आम। आलस्य का तो तद्भव मैंने आपको बताया नहीं है तो बता रहा हूँ कि आलस होता है। आग का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अग्नि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या छत। तो इनमें से जो शब्द तद्भव है वह है छत, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा ही हमारा बिल्कुल सही है। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? आग, बच्चा, खिड़की या फूल। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि वे शब्द कहाँ से आए हैं तो वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तो इनमें से खिड़की जो शब्द है वह एक देशज शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट्र, अमीर, प्रिय या भक्त। वे शब्द जो अन्य देश की भाषा से आए हुए हैं वे शब्द विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इनमें से जो विदेशी शब्द है वो है अमीर, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, पुराना, मोटा या नीला। तो इनमें से गंगा जो है वो एक संज्ञा शब्द है। बाकी जो है यानी पुराना, वह कितना पुराना है तो यह विशेषण का काम कर रहा है। वह बहुत मोटा है तो यह भी विशेषण का काम कर रहा है। और नीला, उसका रंग नीला है तो यह भी विशेषण का काम कर रहा है। तो यानी ये सभी शब्द जो हैं बाकी शब्द विशेषण हैं। तो यही प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ ही सीटेट, यूपीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और पैट में भी पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों से आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए बार बार लेता रहूंगा। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।